हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th हिंदी का चैप्टर 7 डाकिये की कहानी कुंवर सिंह की ज़ुबानी। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकियां फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार के पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। तो हमें राइटर बता रहे हैं कि शिमला की जो मॉल रोड है वहाँ पर जो है एक जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर डाक छाटने का काम चल रहा है। मतलब डाक जो है लेटर और पोस्ट वगैरह काफ़ी सारी जो है वो आती है पोस्ट ऑफिस में, उसको छाटा जाता है और जहाँ भेजना होता है वहाँ पर उसको भेजा जाता है। तो उसी डाक को छाटने का काम चल रहा है। अब सुबह के 11:30 बज गए हैं और खिड़की से गुनगुनी सी धूप, मतलब हल्की हल्की सी धूप छन कर आ रही है। जैसे होता है ना खिड़की पे जाली लगी होती है तो ऐसा लगता है कि धूप छन कर के आ रही हो। फिर धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर जो हैं जो डाक को पैक करते हैं और 3 महिला डाकिया उसको फटाफट से छाटने का काम कर रहे हैं। और वहीं पर जो है जिन्होंने एक कहानी लिखी है उसको जो राइटर है उसके वो सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह से बातचीत कर रहे हैं। फिर वही बातचीत हम आगे इसमें पढ़ेंगे। तो वो बोलते हैं कि आपका शुभ नाम क्या है, मतलब आपका नाम क्या है वो पूछ रहे हैं। तो जो बताते हैं वो कि मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नरेवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। तो ये बता देते हैं कि उम्र कितनी है, 45 ईयर्स। हिमाचल प्रदेश के नरेवा गांव के वो रहने वाले हैं, नेरवा गांव के, सॉरी, है ना। फिर आगे आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में कुछ बताइए। तो परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो वो बताते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वह मेरे गांव के एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया और उसकी मौत हो गई। मतलब पहाड़ियों से लकड़ियां लेके आ रहे थे और उनकी गिरने से मौत हो गई, जो उनका एक और बेटा था उसकी। फिर बताते हैं कि आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरीके की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? बोलते हैं कि आपके बेटे के साथ जो हुआ इसकी मतलब काफ़ी दुख है इस बात का। फिर पूछते हैं कि क्या इस तरीके की घटनाएं आपके इलाके में काफ़ी होती हैं? तो बोलते हैं कि जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। असाधारण नहीं है का मतलब है कि ऐसी घटनाएं काफ़ी होती हैं। यहाँ हर साल तिरछी ढलानें या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों पे चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते हैं ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल के हज़ारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। तो फिर वो बताता है कि हमारा जो गांव है उसमें आज तक बस तक नहीं आ पाई है और पैदल चलकर ही लोगों को गांव तक जाना पड़ता है। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? फिर वो बताते हैं कि मेरे गाँव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। मतलब बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 10वीं में पढ़ता है। बताते हैं कि एक बेटी 10वीं तक, एक 12वीं तक पढ़ी हुई हैं और एक बेटी जो है वो 12वीं में पढ़ रही है और बेटा 10वीं में पढ़ रहा है। देखिए 12वीं का मतलब होता है 12th क्लास, 10वीं का मतलब होता है 10th क्लास। फिर आगे इनसे पूछते हैं आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? तो आपके अलावा और कौन कौन वहाँ पर काम करता है और क्या आपको डाकिया कह के बुलाते हैं? फिर बोलते हैं पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक की। पहले मैं मतलब डाक देने जाता था, अब पैकर बन गया हूँ, मगर नीली वर्दी वाला डाक सेवक ही हूँ मैं। डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? तो पूछते हैं उनसे। फिर वो बताते हैं मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव में जाता हूँ। तो आगे, क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के लिए बहुत से नए तरीके आ गए हैं। तो क्या ये सारे काम अभी भी करने पड़ते हैं? अब तो बहुत सारे फ़ोन पे मैसेजेस वगैरह भी पहुँचाए जा सकते हैं ना। तो बोलते हैं कि शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा ज़रिया डाकिया ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिया का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिया का इंतज़ार करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि शहरों में तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिससे आपको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सकती है, मगर गाँव में आज भी डाकिया के द्वारा ही इन सब चीज़ों को पहुँचाया जाता है। इसलिए लोग डाकिया का आज भी बहुत सम्मान करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है।
यह भला कैसे? तो राइटर पूछते हैं कि हमने ये बात सुनी है कि दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है हमारे देश की, और ये कैसे है? तो बोलते हैं कि सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है, हमारे देश में डाक सेवा जो है आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। तो पोस्ट कार्ड उस ज़माने में 50 पैसे के थे, अब तो बढ़ गए हैं, काफ़ी पुरानी स्टोरी है। तो मतलब काफ़ी सस्ती है और काफ़ी बड़ी भी डाक सेवा है हमारे देश की। आपने अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। पूछते हैं आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो आता ही होगा। तो बताते हैं कि मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर जाता हूँ तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं जिसमें कभी रिज़ल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा दादी नानी की पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। बोलते हैं कि हाँ, मुझे अपना काम काफ़ी अच्छा लगता है। जब बच्चों के रिज़ल्ट आते हैं वो लेकर के मैं जाता हूँ, किसी की नौकरी लगती है उसका पत्र मैं लेकर के जाता हूँ, और हिमाचल में जो है बूढ़े लोगों की पेंशन 6 महीने इकट्ठा करके देते हैं, वो मैं लेके जाता हूँ। तो लोग मेरा आने का इंतज़ार करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। फिर आगे है, आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? तो क्या आप हमेशा से इस डाकघर में काम कर रहे हैं? ये हमसे मतलब ये पूछ रहे हैं उनसे। तो ये यहाँ गया। हाँ, फिर बताते हैं, शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। तो कहते हैं शुरू से, यानी कि लाहौल स्पीति वाला जो इलाका है ज़िला, उसके किब्बर गांव में मैंने नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी ज़िले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की है। तो मतलब अलग अलग जगह इन्होंने नौकरी की है। उस वक्त इन गाँव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। तो फिर वही बात है कि डाक सेवा ही पहुँच पाती है, बस वगैरह ये सब चीज़ें तो आज भी बहुत सारे गाँव में नहीं हैं। फिर आगे है, क्वेश्चन पूछते हैं कि आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ, मुश्किलें आती हैं। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिंगागपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति, इन इलाकों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। अरे बाप रे, इतनी मतलब पैरों की उंगलियां भी टूट सकती हैं, टूट के गिर सकती हैं, इतनी मतलब गैंग्रीन की बीमारी हो जाती है इतनी ठंडी मतलब बर्फ़ पे चलने से। और इन ज़िले में मुझे एक घर से दूसरे तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोज़ाना चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। मतलब एक एक जो है गांव इतनी दूर होते हैं, और हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकियों की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। फिर बताते हैं कि बहुत दूर दूर घर होते हैं, हम ग्रामीण डाकिए हैं तो हमें बहुत चलना पड़ता है। आगे है, आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं। इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? तो बताते हैं, पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ना जाने आने वाला समय कैसे होगा। फिर बताते हैं कि जो डाकिये हैं
मतलब पहले डाकियों से पैकर बन सकते हैं, पैकर से फिर और आके प्रमोशन हो सकता है एक इम्तिहान पास करके। तो अब तो डाकियों की भर्ती नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है, तो जो पुराने डाकिए हैं उनका काम और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वो बताते हैं काम के दौरान कभी कोई बहुत ख़ास बात हुई हो, कोई इम्पॉर्टेंट सा की घटना हुई हो, तो वो बताते हैं एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। तबादला होता है ट्रांसफ़र हो जाना। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का काम इनको दे दिया था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है? जवाब आया दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हैं, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मेरे सर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता ना चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा ये बताते हैं फिर कि इनका जो 17 साल का बेटा था वो इनके साथ रहता था, और इनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उनका बेटा और ऑफिस के दूसरे लोग जो पास में ही थे वो आ गए वहाँ पर। दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए और उन्हें मतलब मुझे अस्पताल ले गए। मेरे सर पर कई टाँके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया गया था। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो ये हमारी जो है स्टोरी, इसकी हमने एक्सप्लेनेशन देख ली है, और थैंक यू।